बेटा हमने पढ़ा सेबी की फंक्शंस, जिसमें हमने देखा पावर्स एंड ड्यूटीज। अगर आप याद करें सब सेक्शन 2 के अंदर हमने पढ़ी स्पेसिफिक पावर्स, जहां कोड की बनाई थी हमने बुआ फुई रिश्ते, जिसमें याद कीजिएगा एस से रिलेटेड क्या थी, सेबी की कुछ पावर्स हैं अंडर व्हाट, सक्रा एक्ट। तो हम ये देखने जा रहे हैं पावर्स ऑफ सेबी हैं अंडर व्हाट, सक्रा एंड कंपनीज एक्ट। तो मेनली हमारे कोर्स में ये कुछ पावर्स सक्रा एक्ट से रिलेटेड हैं। मैंने आपसे पहले ही जिक्र किया था कि स्टॉक मार्केट को सेबी ही रेगुलेट करता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ व्हाट, सक्रा एक्ट, सेकेंडरी मार्केट को। तो देखिए सबसे पहले सेक्शन नंबर 6 है, जो डील करता है कि भाई साहब सेबी की पावर है वो आपसे मांग सकती है क्या, पीरियोडिकल रिटर्न्स। लेकिन दिमाग लगाइएगा किससे मांग रहे हैं। एज आई सेड, सेबी रेगुलेट करता है स्टॉक एक्सचेंज को थ्रू सक्रा एक्ट। तो ऑब्वियसली ये रिटर्न्स आप किससे मांग रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज से। और डायरेक्ट इंक्वायरीज टू बी मेड एटसेट्रा, या उन्हें लगता है कोई इंक्वायरी करनी चाहिए तो डेफिनेटली यहां पे सेबी करेगा। तो पीरियोडिकल रिटर्न्स में कहता है आपने फाइलिंग करनी है, किसने करनी है, स्टॉक एक्सचेंज ने सेबी के पास। किससे रिलेटेड, ऑब्वियसली जो भी स्टॉक एक्सचेंज के क्या रहे हैं, अफेयर्स। अफेयर्स का मतलब है जो उसका बिजनेस रहा है, तो आप बिजनेस लिख सकते हैं चाहे यहां पे। तो पावर है इंस्पेक्शन की, किसकी, सेबी की। क्या इंस्पेक्ट करोगे आप स्टॉक एक्सचेंज के, नेचुरल बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। कब आप इंस्पेक्शन करेंगे, रीजनेबल टाइम में आप कर सकते हैं। और यहां पे क्योंकि जब इंस्पेक्शन करने की पावर है सेबी की है, तो इसलिए स्टॉक एक्सचेंज को प्रिजर्व करके रखने पड़ेंगे अपने ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए आपको प्रिजर्व करने ही पड़ेंगे, क्योंकि सेबी आपसे मांग सकता है, सेबी उससे रिलेटेड इंक्वायरी कर सकता है। और ऑब्वियसली जब भी कोई इंस्पेक्शन वगैरह हो रही है, किसमें हो रही है, इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड। Then power to call for information or explanation relating to affairs by notice in writing. Again same answer, in the interest of T&P. What is T&P? Trade and Public. तो इसलिए स्टॉक एक्सचेंज को ये सब फर्निश करना पड़ेगा जो आपसे मांगा गया है। देन सेबी की पावर है वो कुछ लोग अपॉइंट कर सकता है जिसे इंक्वायरी करने के लिए, और इसे हम कहेंगे इंक्वायरी ऑफिसर। प्लीज याद कीजिएगा हमने सेक्शन 11C में पढ़ा था सेबी की पावर थी इन्वेस्टिगेशन की, जिससे रिलेटेड सेबी ने क्या अपॉइंट किए थे, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी। वो उसकी भी पावर क्या थी, वो आपसे बुक्स डॉक्यूमेंट मांग सकता है, अपने पास रख सकता है, याद कीजिएगा 6 महीने के लिए। और उसी में हमने कहा था आपकी रेड मारने की भी पावर थी, एंटर प्रेमिसेस, कंडक्ट सर्च, सीजर, अगर बुक्स एटसेट्रा आर लाइकली टू बी डिस्ट्रॉयड, ऑल्टर्ड, म्यूटिलेटेड, सीक्रेटेड, फॉल्सिफाइड, मतलब बुक्स वगैरह हटाई जा सकती हैं आफ्टर प्रायर सैंक्शन फ्रॉम व्हाट, मैजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ अ डेजिग्नेटेड कोर्ट ऑफ मुंबई एज स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आप रिकॉल करें तो वहां वर्ड था इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, यहां वर्ड क्या है सर, ऐसा क्यों है, प्लीज दिमाग लगाइएगा। वो सेक्शन 11 सेबी एक्ट का था, ये सेक्शन नंबर 6 है, और किसका है बेटा, सक्रा का है। तो नेचुरल है आप ये अपॉइंट करोगे इंक्वायरी के लिए, एक या एक से ज्यादा आदमी आप अपॉइंट कर सकते हैं। और यहां आप इंक्वायरी किसकी करोगे, अफेयर्स किसकी, गवर्निंग बॉडी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। यहां गवर्निंग बॉडी के साथ आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं सिंपल भाषा में बीओडी। देखिए स्टॉक एक्सचेंज भी क्या है, बेसिकली दे आर कंपनीज, दे देमसेल्व्स आर कंपनी। बीएसई और एनएसई क्या है, कंपनी है। लेकिन सक्रा एक्ट में वर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं इस्तेमाल किया गया, क्या वर्ड इस्तेमाल किया गया है, गवर्निंग बॉडी। फिर ये इंक्वायरी ऑफिसर एक रिपोर्ट बना के किसको दे देगा, सेबी को। देन पावर है सेबी की टू ऑर्डर सर्टेन पर्संस, किसके, स्टॉक एक्सचेंज के। एमएसडी, व्हाट इज महेंद्र सिंह धोनी। एम से मैनेजर, एस से सेक्रेटरी, डी से डायरेक्टर एंड अदर ऑफिसर्स स्टॉक एक्सचेंज के या उसके मेंबर्स एंड एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट और एजेंट। इसका मतलब क्या है, अगर देखिए स्टॉक एक्सचेंज में कौन होते हैं, ब्रोकर होते हैं, बेसिकली उन्हें कहा जाता है मेंबर। तो हो सकता है कोई मेंबर क्या हो, फर्म हो, तो फर्म के क्या होंगे, ऑब्वियसली पार्टनर्स वगैरह होंगे। तो उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल कर लिया जाता है कि अफसर किसके, स्टॉक एक्सचेंज के या मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट और व्हाट,
उससे रिलेटेड कोई भी, जिसके पास क्या है, कस्टडी ऑफ बुक्स एटसेट्रा है, तो आपकी पावर है उन्हें कहना कि आप ये कागज वगैरह पेश करेंगे इन व्हाट प्रेस्क्राइब टाइम। तो सेक्शन 6 में सेबी की पावर में एग्जाम में आने वाली चीज एक बढ़िया बनती है, वो भाई साहब ये है, क्योंकि आपकी पावर थी पीरियोडिकल रिटर्न्स मांगना, डॉक्यूमेंट मांगना, इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मांगना, इंस्पेक्शन करना, इंक्वायरी करना, लेकिन इन सभी में कॉमन फैक्टर क्या निकल गया था, आप किताबें चेक करोगे, बुक्स चेक करोगे, तो वो है ये वाला पॉइंट। ये एक पॉइंट पक्का याद रखें, बिकॉज वी नो इसके ऊपर कोई एमसीक्यू या एक प्रश्न बन सकता है कि 5 साल के लिए आपने प्रिजर्व करनी है। तो एज ए स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, पेपर में पूछ तो कुछ भी सकते हैं भाई, कुछ नहीं पता, लेकिन बाकी सारी चीजें आप क्या कर लोगे, मैनेज कर लोगे, क्योंकि हर लगभग बहुत सारे एक्ट में ये चीजें होती हैं, तो आप लिख सकते हो, मैनेज किया जा सकता है, लेकिन टाइम पीरियड तो आपको याद करना ही पड़ेगा। देयर आफ्टर सेक्शन नंबर 9, अगेन गलती ना हो, सेबी की पावर पढ़ रहे हैं किसके अंदर, सकरा एक्ट में, तो इस सेक्शन सकरा के हैं, 6 का रिवर्स नो। सेक्शन नंबर 9 है, पावर है सेबी की है, क्या बनाने की, बनाने की नहीं है, अप्रूव करने की है। भाई ये क्या चीज है, बाय लॉज स्टॉक एक्सचेंज के। सर बाय लॉज का मतलब क्या होता है, देखिए आपने नॉर्मल जीवन में कंपनीज एक्ट में पढ़ा है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इंटरनल कंडक्ट। देखिए एक वर्ड होता है रूल, जिसे हम कहते हैं हिंदी में नियम, एक होता है बाय लॉज, जिसका मतलब होता है हिंदी में हम कहें तो क्या कहते हैं, उपनियम, नियम से थोड़े नीचे। तो दरअसल समझिएगा बात को, समझ में आ जाएगी बात है क्या। देखिए अगर आप एक स्टॉक एक्सचेंज है जैसे एनएससी या बीएससी, तो आपके यहां धंधा हो रहा है, ट्रेडिंग हो रही है। भाई साहब जो ट्रेडिंग हो रही है तो दैट मीन्स डीलिंग हो रही है, किस में हो रही है, सिक्योरिटीज में हो रही है, दुनिया भर की क्या हो रहे हैं, कंट्रोल हो रहे हैं। तो नेचुरल है उन कॉन्ट्रैक्ट्स को आपको क्या करना है, आरसी करना है। व्हाट इज आरसी, रेगुलेट एंड कंट्रोल करना है। तो हर चीज को रेगुलेट करने के लिए बेटा क्या चाहिए, बायलॉज चाहिए। तो आप स्टॉक एक्सचेंज है, आपको मालूम है कि मेरे यहां काम ढंग से हो, तो आप बायलॉज बनाने की आपकी पावर है, लेकिन जो भी बायलॉज आप बनाओगे वो आपको उसकी अप्रूवल या कह लो सैंक्शन करवानी पड़ेगी, किससे, सेबी से, क्योंकि सेबी कौन है, एक मार्केट रेगुलेटर है। पावर आपको दी है बनाने की, लेकिन भाई साहब आपको प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी, किसकी, सेबी की। तो ये लिखा आरएससी की पावर है बनाने की बायलॉज, बट आफ्टर प्रायर व्हाट, सेबी अप्रूवल। जैसे उदाहरण दूं, स्टॉक मार्केट में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसकी क्या होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस। तो टर्म्स एंड कंडीशंस आप ही ले डाउन करोगे। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैसे परफॉर्म किया जाएगा, अगर डिफॉल्ट किए जाते हैं तो क्या फाइन होगा, स्टॉक मार्केट कितने बजे खुलेगी, कितने बजे बंद होगी, भाई आपकी स्टॉक एक्सचेंज आपने रेगुलेट करना है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जिसे हम कहते हैं आउटसोर्सिंग, जिसे हमने सेक्शन 11 में भी देखा, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन कहें या कहते हैं हम इसे क्लियरिंग हाउस। तो बेसिकली है क्या, देखिए दो पार्टीज के बीच में होता है कॉन्ट्रैक्ट, तो अल्टीमेटली क्या करवानी है, सेटलमेंट। अल्टीमेटली क्या करवानी है, अगर मैं सेलर हूं तो ऑब्वियसली मैं सिक्योरिटीज क्या करूंगा, आपको डिलीवर, और अगर आप बायर हैं तो ऑब्वियसली आपने क्या करनी है, पेमेंट करनी है। जैसे एक सिंपल उदाहरण ले लीजिए, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन या क्लियरिंग हाउस क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया, फॉर एग्जाम्पल आप एयरपोर्ट जाते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं, बस स्टैंड जाते हैं, आपने अपना लगेज रखना है, ठीक है, क्लॉक रूम होता है, वहीं पे खाने पीने के कुछ रेस्टोरेंट टाइप भी बनाए होते हैं। तो क्या वो एयरपोर्ट वाले या रेलवे वाले खुद मैनेज करते हैं उन चीजों को, नहीं, उन्होंने इन चीजों की क्या कर रखी है, आउटसोर्सिंग। सेम वे दो पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, जैसे हम कहते हैं बैंक में चेक वगैरह लगते हैं तो क्या होता है, क्लियरिंग होती है, सेम वैसे ही। बट देखिए अब मॉडर्न जमाना है, सारी ट्रांजैक्शन बेसिकली किसमें होती है, डीमैट अकाउंट में। तो ऑब्वियसली इनका रोल क्या हो गया, काफी कम हो गया। तो लेकिन ये जो हम पढ़ रहे हैं सेबी एक्ट का है या सकरा एक्ट का है, सकरा एक्ट 1956 का है, उस जमाने में तो सारी ट्रांजैक्शन होती किसमें थी, फिजिकली। तो इसलिए ये वर्ड ज्यादा आ जाता है। देन सच बायलॉज में प्रोवाइड फॉर पीरियोडिकल सेटलमेंट कैरिड आउट बाय व्हाट, ये लिखा है क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस उसको सेटल कराएगा दोनों पार्टीज में। सच बायलॉज हैव टू बी पब्लिश्ड फॉर व्हाट, पब्लिक कमेंट्स। व्हाई, देखिए बायलॉज है स्टॉक मार्केट के, लेकिन अल्टीमेटली डील कौन कर रहा है, इन्वेस्टर। तो इसलिए इन्वेस्टर को भी इन रूल्स का क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। एंड आफ्टर सेबी अप्रूवल ये फिर पब्लिश किया जाएगा, कहां पे, ऑफिशियल गैजेट, किसके, भारत सरकार के। एंड
ऑफिशियल गैजेट किसके, उस राज्य के जहां पे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, सिचुएटेड है। जैसे महाराष्ट्र, मुंबई, तो वहीं पे है आपकी बीएससी वगैरह, तो वहां पे भी उस राज्य के ऑफिशियल गैजेट में से छापा जाएगा। सेबी एक ऑर्डर देते हुए राइटिंग में विद रीजंस एग्जम्प्ट फ्रॉम व्हाट ऑब्लिगेशन। देखिए अगर आप ध्यान से सेक्शन 9 को देखें, बाय लॉ बनाने की पावर हमने क्या सीखी, किसकी है, स्टॉक एक्सचेंज की पावर है। लेकिन आपको अप्रूवल किससे लेना पड़ेगा, सेबी से लेना पड़ेगा। यह आपकी इंटरनल वर्किंग से रिलेटेड, राइट। और कहता है उसका पब्लिश करना है, ऑब्वियसली पब्लिक कमेंट्स के लिए भी, ऑफिशियल गैजेट देश के भी, एंड ऑफिशियल गैजेट राज्य के भी। तो मैं इसे अगर मोटा मोटा देखूं, क्या इंस्टीट्यूट इसके ऊपर अलग से प्रश्न बना सकता है पेपर में। देखिए इंस्टीट्यूट कर तो सर्जिकल स्ट्राइक रहा है, कर तो कुछ भी सकता है, हम छोड़ कुछ नहीं सकते। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं एक भी वर्ड आप नहीं छोड़ सकते, लेकिन फिर भी एक हम चांस लेते हैं कि यार कोई वो केस स्टडी, क्योंकि इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनाता है, तो यहां से कोई क्वेश्चन बना पाएगा। यस, एक एमसीक्यू तो पक्का निकाल सकता है वो कौन से पॉइंट पे है। सिंपल आप चाहे इसे हिंदी में लिख लें, बाय लॉ बनाने की पावर स्टॉक एक्सचेंज की है, लेकिन आपको पहले सेबी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। यहां पे वो एक क्वेश्चन इस तरह से निकाल सकता है कि इस तरह से बायलॉज बने लेकिन सेबी से पूछा नहीं गया, बताइए क्या ये ठीक बना, तो हम कहेंगे ये ठीक नहीं हुआ। देन सेक्शन नंबर 10 में अगेन सक्राइक का इंटरेस्टिंग है। सेक्शन 10 में गौर से देखिएगा क्या है, अगेन सेबी की पावर है, लेकिन आपकी बात पावर किससे रिलेटेड है, टू मेक और अमेंड बायलॉज ऑफ आरएससी। अरे बाप रे बाप, इसलिए मैं इस सेक्शन को बढ़िया मानता हूं। ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 9 में बायलॉज बनाने की पावर स्टॉक एक्सचेंज की थी, लेकिन सेबी से पूछ के थी। 10 में हम क्या कह रहे हैं, पावर है सेबी की टू मेक और अमेंड बाय लॉज। मतलब है क्या, देखिए आप इसको पहले अमेंडमेंट से लेके चलिए, क्योंकि सेक्शन 9 में बना किसने लिए बायलॉज, स्टॉक एक्सचेंज ने बायलॉज बना लिए, लेकिन उसको बदलने की पावर, मेन ये पॉइंट लेके चले अमेंडमेंट। एक बार मेक को भूल जाओ, अमेंडमेंट की पावर किसकी है बेटा, सेबी की है। तो सेबी आपके बायलॉज कब अमेंड करेगी, ईदर ऑन रिक्वेस्ट, किसने करी, गवर्निंग बॉडी, किसकी, स्टॉक एक्सचेंज। क्यों करी उन्होंने, क्योंकि सेक्शन नंबर 10 क्लियरली कहता है बदलने की पावर किसकी है, सेबी की है। बनाने की आपकी है, लेकिन आप खुद बदल नहीं सकते, आपको सेबी को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, या सेबी खुद ब खुद, जिसे हम कहते हैं ऑन इट्स ओन मोशन, ये बदल सकती है। मेक बायलॉज अंडर सेक्शन 9 और अमेंड बायलॉज। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए बायलॉज बनाने तो आपने थे, कहां बनाने थे, सेक्शन 9 में, किससे पूछ के, लेकिन अगर आपने बनाई नहीं तो इसलिए अब सेबी सेक्शन 10 में बना सकता है, और जो बना दिए हैं उसे क्या कर सकता है, बदल सकता है। इफ सेबी सेटिस्फाइड आफ्टर कंसल्ट, लेकिन वो सीधा सीधा नहीं बदलेगा, आपको क्या करेगा, कंसल्ट करेगा। आपको मतलब आपकी गवर्निंग बॉडी को। क्यों, अरे अल्टीमेटली बायलॉज तो किसके लिए हैं, आपके लिए हैं। डेट इट इज नेसेसरी या एक्सपीडियंट कहिए टू मेक और अमेंड एंड रिकॉर्ड रीजंस। मतलब मैं ये कहूंगा सेक्शन 10 को आप मेनली किस हिसाब से लेके चले, अमेंडमेंट के लिए हाथ से लेके चले। मतलब एक चीज हिंदी में लिखना बड़ा जरूरी है, बनाने की पावर आरएससी की, बदलने की पावर सेबी की है। और सेबी कब बदलेगा, या तो आपकी रिक्वेस्ट जाएगी या सीओ मोटो। लेकिन इंटरेस्टिंग सेक्शन 10 में साथ में और क्या है, बनाने की भी पावर है। तो नेचुरल है, यहां बनाने वाला पॉइंट कब निकलेगा, अरे जब आपने नहीं बनाए होंगे। और इसे आप थोड़ा इंटरप्रिटेशन दूसरे लिहाज से भी ले सकते हैं। अगर आपने अमेंड किए हैं तो एक तरह से आपने क्या किए हैं, बनाए ही तो हैं, राइट। इसलिए सेक्शन 9 और 10 को जब मैं साथ में लेके चलता हूं, मैं यही कहता हूं बनाओगे आप, बदलेगा कौन, सेबी। और जब आप बनाओगे तब भी आपने सेबी से क्या लेनी है, अप्रूवल लेनी है। देर आफ्टर सेक्शन 17 अगेन सकरा का कहता है लाइसेंसिंग किसकी, डीलर्स, मतलब जिसे स्टॉक ब्रोकर आप कहते हैं, मेंबर कहते हैं, इन सिक्योरिटीज इन सर्टन एरियाज। मतलब देखिए हमने सेक्शन नंबर 12 पढ़ा था, सारे इंटरमीडियरीज को सेबी के पास क्या करवानी पड़ती, रजिस्ट्रेशन। तो नेचुरल है ये बात रजिस्ट्रेशन की हो रही है, लेकिन
इसके लिए एक एक्सक्लूसिव सेक्शन बन गया 17। किसके ऊपर बना? डीलर। डीलर का यहां मतलब है मेंबर, कि उनको एक लाइसेंसिंग लेनी पड़ेगी, इसलिए एक तो सेक्शन 12 में भी लिख दिया मैंने, यही है रजिस्ट्रेशन कराओ। कहता वेयर सेक्शन 13 ऑफ सकरा हैज नॉट बीन डिक्लेयर टू अप्लाई, डीलिंग इन सिक्योरिटीज विदाउट मेंबर इन नोटिफाइड एरिया टू बी व्हाट? इलीगल। सर कुछ नहीं समझ में आया। देखो यहां हिंदी में मैंने थोड़ा लिख के छोड़ा, आप पूरा लिख के छोड़ लीजिए। सिंपल सी चीज ये कहता है कि भाई साहब, ये सेक्शन नंबर 13 क्या कहता है कि अगर डील करेंगे आप किसमें? सिक्योरिटीज में, बिना किसके? मेंबर। मेंबर का मतलब डीलर। इन नोटिफाइड एरियाज, मतलब सेबी ने जो एरिया बता रखे हैं जहां डीलिंग होनी है, वो ट्रांजैक्शन क्या होगी? इलीगल। सीखा क्या मोरल ऑफ द स्टोरी? अगर आपने शेयर बेचने या खरीदने हैं, आपको 100% ये ट्रांजैक्शन किसके थ्रू करनी पड़ेगी? मेंबर के थ्रू करनी पड़ेगी, स्टॉक ब्रोकर के थ्रू करनी पड़ेगी। सर क्यों? अरे भाई, ब्रोकर क्या बना हुआ है? स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर। अगले ने बहुत मोटी फीस दे रखी है, किसको? स्टॉक एक्सचेंज को। वो कमाएगा कहां से? जैसे आपने सिंपल सुना होगा, किसानों ने आंदोलन किया था, तो वो अपना प्रोड्यूस किसके थ्रू बेचते हैं? सुना होगा आपने, कमीशन एजेंट, जिसे देसी भाषा में कहते हैं आड़तीय। तो वो कमीशन एजेंट या आड़तीय क्या है? वो किसानों से रिलेटेड एक रजिस्टर्ड लोग है, राइट? सेम वे ये चीज है कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन विदाउट मेंबर नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेंबर के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो उस मेंबर को क्या लेनी है? सेक्शन 17 कहता है लाइसेंसिंग लेनी है। अब ये लाइसेंस देने की पावर किसकी है? नेचुरल है, किसकी है? सेबी की है। यही पढ़ा हमने कहा सेक्शन 12 में। मतलब सेक्शन को उल्टा चल रहे हैं हम। मतलब पहले क्या पढ़ रहे हैं, यूं लेके चलो। सेक्शन 13 कहता है कि भाई साहब, आप सिर्फ ट्रांजैक्शन किसके थ्रू करेंगे? मेंबर के थ्रू, वरना ट्रांजैक्शन क्या होगी? इलीगल। और मेंबर को मेंबर बनने के लिए क्या लेनी है? लाइसेंसिंग। किससे लेनी है? सेबी से लेनी है। तो लाइसेंसिंग देने की पावर किसकी है? सेबी की है। तो इसलिए प्लीज इस स्टफ को ना आप हिंदी में लिख लेंगे, समझने में दिक्कत नहीं आएगी, वरना थोड़ा सा आपको एम्बिग्यूटी दिखेगा। देयर आफ्टर सेक्शन नंबर 17A 17A क्या कहता है जी? 17A कहता है पब्लिक इशू आया आपका, एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। मैंने पहले भी आपको समझाया था स्टार्टिंग के ही लेक्चर में। अगर आपका पब्लिक इशू आता है, आपको लिस्टिंग के लिए क्या देनी पड़ती है? एप्लीकेशन देनी पड़ती है। मैंने 4 पीपी बताए थे। आप हो पब्लिक कंपनी, आप पब्लिक से पैसा रेज कर सकते हो, उसके लिए क्या इशू करना पड़ता है? प्रोस्पेक्टस। सारे पीपी बताए थे। और चौथा पी था परमिशन स्टॉक एक्सचेंज से लेनी पड़ती है। किस चीज के लिए? लिस्टिंग के लिए, राइट? एंड सेक्शन 11 में भी हम क्लियरली पढ़ के आए थे, सेबी की पावर थी विद रिगार्ड टू व्हाट? डॉक्यूमेंट्स। और वो डॉक्यूमेंट का मतलब भी क्या था? प्रोस्पेक्टस। यही हमने पढ़ा था, इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड अदर रेलिवेंट मैटर्स से रिलेटेड सेबी की पावर है, वो कुछ तरीका वगैरह बता सकते हैं। तो इसलिए कहता है पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। यहां तक तो ओके है, कहानी ये है आगे। कौन सी सिक्योरिटीज? कहता जो रेफर की गई है अंडर सेक्शन 2H क्लॉज IE ऑफ सकरा एक्ट। मैंने पहले भी आपको बताया था, इवन आप कंपनीज एक्ट में पढ़ते हैं सिक्योरिटी की डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 81। सेक्शन 2 क्लॉज 81 कहता है, जाइए जाके मीनिंग कहां से पूछिए, सकरा एक्ट बताएगा सिक्योरिटी का डेफिनेशन अंडर सेक्शन कौन सा? 2H में। अब ये कौन सी सिक्योरिटीज की बात कर रहा है? 2H में एक सारी लिस्ट है, जितनी भी सिक्योरिटीज आप जानते हो सारी सिक्योरिटी होती है। यहां सेक्शन 17 में एक स्पेसिफिक सिक्योरिटी की बात हो रही है। कौन सी की? IE की बात हो रही है। क्या कह रहा है? पहली बात तो देखिए मैंने लिख दिया, सिक्योरिटी डिफाइंड 2H में है। IE क्या कहता है? डेट सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस। नाउ व्हाट इज दिस? देखिए इसके लिए अगर आपने पेपर 6D में लिया है तो सरफाइसी एक्ट शायद आपने पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा है अगर पेपर 6D लेते हैं, मैं थोड़ी एक चीज बताता हूं तो बात समझ में आएगी। वैसे हम इंटर में भी मैं आपको सिक्योरिटी का डेफिनेशन पढ़ाते हुए ये करवाता था। देखिए सरफाइसी एक्ट क्या है? पहली बात, एक्ट का नाम है द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट ऑफ 2002। मतलब नाम ही बहुत बड़ा है इसका। इसके हम 3 हिस्से लेके चलते हैं। एक हिस्से को हम कहते हैं सा, दूसरे को कहते हैं रफा, तीसरे को कहते हैं एसी। रफा बता रहा हूं एक बार। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। समझना, आपको बैंक क्या देता है? बैंक सर लोन देता है।
तो लोन दिया आपने, आपका क्या हुआ, एसेट हुआ, लेकिन वो एसेट क्या हो गया, बैड हो गया, जैसे हम क्या कहते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। मान लो बैंक ने 100 करोड़ का लोन दिया था और वो हो गया एनपीए। तो जब भी बैंक ने लोन दिया, बैंक पागल नहीं है, बैंक लोन जब देता है ना तो कोई ना कोई क्या रखता है अपने पास, सिक्योरिटी। एक सिंपल उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए 1 करोड़ का लोन दिया, तो बैंक सिक्योरिटी कितनी लेगा, तो आपका हो गया 1 करोड़। नहीं, बैंक इतना पागल नहीं है, वो पक्का सिक्योरिटी ज्यादा लेता है। अब हुआ क्या, बैंक का ये एसेट एनपीए हो गया, वो 1 करोड़ रुपया रुक गया। रुपया रुकने से क्या है, देखिए ये क्या है, गोल गोल, इसे कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। बैंक ये क्रिएट करता है, वही पैसा बार बार घुमाया जाता है, घुमाया जाता है, घुमाया जाता है, घुमाया जाता है। क्योंकि बैंक एक बार किसी को लोन देता है, किसी के पास पैसे गए, फिर वो सिस्टम में आता है पैसा, फिर वही पैसा किस रूप से जाता है, लोन के रूप में। इसे कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। ऐसे ऐसे कहानी चलती रहती है। लेकिन साहब समस्या क्या है, जहां बैंक का एनपीए हो गया, ये सारा क्रेडिट क्रिएशन क्या हो गया, रुक गया, सारी गड़बड़ हो जाएगी, इकॉनमी डूब सकती है। और हम अपने देश में इस चीज से तगड़ा जूझ रहे हैं। इसलिए बचने के लिए सरफाइसी एक्ट बनाया गया था और उसके बाद क्या बनाया गया था, आईबीसी 2016 में। तो सरफाइसी एक्ट आपको एक बढ़िया चीज देता है, रफा। रफा क्या है, रिकंस्ट्रक्शन करना। रिकंस्ट्रक्शन करना क्या है, बैंक अपना ये एनपीए क्या कर सकता है, किसी को बेच सकता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया 1 करोड़ रुपया, बड़ा सिंपल एग्जाम्पल लेके। सर बैंक का एनपीए कोई पागल है जो खरीदेगा, नहीं, कोई पागल नहीं है। देखिए बैंक के पास सिक्योरिटी भी है, मतलब जो लोन है वो मॉर्टगेज बैक्ड है, कोई घबराने वाली बात नहीं। लेकिन समस्या क्या है, बैंक कहता है मैं अपना बिजनेस करूं या रिकवरी मैकेनिज्म में अपनी एनर्जी लगाऊं, है ना। तो इसलिए बैंक थोड़ा एग्जिट रूट चाहता है। तो ये जैसे मैंने कहा, ये लोन सिक्योर्ड होता है। अगर 1 करोड़ का लोन है, बैंक कहता है यार मेरे को कोई 70 लाख भी देगा, 80 लाख भी देगा, मेरा काम चल जाएगा और सरदर्दी मेरी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसलिए कुछ लोग मार्केट में यही गंदा काम करते हैं। सर गंदा मतलब यही गंदी चीजें खरीदते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग वही प्रॉपर्टी खरीदते हैं जो झगड़े वाली है, क्योंकि वो क्या कहते हैं, हम तो खुद ही झगड़े वाले लोग हैं, हम तो खुद ही गुंडे हैं, हमें मालूम है झगड़े वाली चीज कैसे खाली करवानी है और उसमें से क्या छापने हैं, नोट। तो ऐसे ही ये कुछ स्पेशल कंपनी होती है, जिसे क्या कहा जाता है, एआरसी कंपनी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये कंपनीज एक्ट में ही बनती है, लेकिन इनको स्पेशल रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है किसके पास, आरबीआई के पास, क्योंकि पैसे का रेगुलेटर कौन है, आरबीआई है। तो ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये एनपीए मान लीजिए 1 करोड़ वाला 70 लाख में खरीद लिया। लेकिन एक अगला प्रश्न आता है, सर ये एआरसी कंपनी के पास कोई पेड़ लगा हुआ है पैसे का कि ये खरीदते रहते हैं ऐसे, इनके पास पैसे कहां से आएंगे। अगेन देखिए अल्टीमेटली जीवन में क्या है, ये सर्कुलर फ्लो है। कहते हैं ना सिस्टम ऐसे ही चलता है। जैसे आप बच्चे मुझसे पढ़ने आते हैं, मेरे को पैसा देते हैं, क्या मेरी जेब में पैसा रहता है, वो आगे जाता है, लैंडलॉर्ड को जाएगा, दिस एंड दैट, मेरा तेल पानी खर्चा, सैलरी, ये वो। ऐसी कहानी क्या है, सभी की कहानी, बस कहते हैं ना रोजी रोटी सभी की क्या होनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। सेम वही कहानी है। दरअसल एआरसी भी फर्दर पैसा कहीं से रेज करती है। एआरसी पैसा किससे रेज करती है, क्यूबी से। व्हाट इज क्यूबी, आप क्यूबी कहें या क्यूआईबी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ये इंस्टीट्यूशन है, जैसे एलआईसी। एलआईसी हमारे देश में सबसे बड़ा क्या है, इन्वेस्टमेंट हाउस है, उसके पास पैसे ही बहुत है, तो वो पैसा लगाएगा। सर एलआईसी पागल है, नॉट एट ऑल, क्योंकि एलआईसी जानता है मैंने पैसा लगाया, मेरे को अच्छा क्या आने वाला है, रिटर्न, मेरा पैसा तो डूबना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लोन क्या है, मॉर्टगेज बैक्ड है, उसके पीछे सिक्योरिटी है, हम उसे रियलाइज कर लेंगे। इसलिए क्यूबी पैसा देता है एआरसी को। प्रश्न, क्या क्यूबी ने एआरसी को पैसा एज शेयर होल्डिंग के रूप में दिया, नहीं। सरफाइसी एक्ट कहता है एआरसी पैसा रेज करेगा क्यूबी से, ये फंड्स रेज करेगा, कैसे रेज करेगा, डेट सिक्योरिटीज। तो आप ध्यान दीजिए, डेट सिक्योरिटीज है तो क्यूबी सेफ हो गया, क्योंकि डेट की क्या होनी है, रिडम्पशन, और क्यूबी को अच्छा क्या मिल जाना है, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट अच्छा मिल ही जाएगा, क्योंकि एआरसी कौन है, एक स्पेशलिस्ट है, रिकवरी एजेंट कह लीजिए। इसलिए कहता अगर पब्लिक इशू हुआ है एंड लिस्टिंग हुई है किसकी, सिक्योरिटीज, कौन सी, ये स्पेशल, ये पर्टिकुलर वन, ये वाली। तो कहता है इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, सारे क्या कहता है, टू फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कंप्लायंस ऑफ व्हाट, सेबी रेगुलेशन। तो कहने का मतलब है ये जो स्पेशल सिक्योरिटीज हैं, इससे रिलेटेड भी लॉ लू बनाने की, उसको रेगुलेट करने की पावर किसकी है, सेबी की है। दिस इज आवर सेक्शन। क्या बहुत बड़ा कोई एग्जाम में बनने का दिखता है, नहीं दिखता है। लेकिन देखिए मैं बार बार यही कह रहा हूं, पूरे कोर्स में जो मैंने हैंड रिटन लिखवाया वो तो आप एक वर्ड भी नहीं छोड़ सकते,
देर आफ्टर लास्ट सेक्शन हम इसका पढ़ेंगे यहां पे 29A। कुछ नहीं है जी, देखिए दरअसल ये जो एक्ट है सकरा एक्ट, आई रिपीट कौन सा एक्ट है? सकरा एक्ट की बात कर रहे हैं। इसमें पावर सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर किसको डेलीगेट कर दी है? सेबी को। यही हम पढ़ रहे हैं। तो इसका सेक्शन 29A है। जब इनिशियली सकरा एक्ट बना था ना, ये जितनी पावर मैंने अभी आपको सेबी की पढ़ाई है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फर्दर पावर है क्या करने की? डेलीगेट। तो उसने जैसे ही सेबी ये क्या बना दी, स्टैट्यूटरी बॉडी, जो मैंने आपको बताया था 1992 में बनी, तो हुआ क्या, सकरा एक्ट में भी 1992 में ढेर सारे क्या आई, अमेंडमेंट्स आई, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर किसको दे दी? सेबी को। और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसको दे सकता है? आरबीआई को, राइट। तो यहां पे हमारा समाप्त होता है सेबी की पावर अंडर व्हाट? सकरा एक्ट। अब हम आगे मूव करते हैं। सेबी की पावर है, लेकिन किसके अंदर है? अंडर कंपनीज एक्ट है, और एक ही सेक्शन है, आपने इंटर में पढ़ा भी था। वैसे मैं बता दूं, आज के दिन इंटर में ये सेक्शन आईसीआई ने अपने कोर्स से हटा दिया है। सर क्यों हटा दिया? लॉजिक आपके सामने है, फाइनल में डाल दिया है। फाइनल में कंपनीज एक्ट में नहीं डाला, कहां डाला? सेबी एक्ट में लाके डाला एस सेबी की पावर। सेक्शन 24 क्या कहते हैं? वैसे बताऊं, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 24 में दो पावर है। सेक्शन 24 में बताया गया है कुछ पावर सेबी की है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की है। कुछ किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट, आरओसी या ट्राइब्यूनल कह लो। तो एक हिस्सा सेक्शन 24 का हम उठा के यहां लिख रहे हैं। कौन सा हिस्सा लिख रहे हैं? वो जो सेक्शन 24 ऑफ कंपनीज एक्ट में किसकी पावर है? सेबी की है। बहुत ही एक सिंपल कोड की से मैं इसे कहता हूं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सर कैसे बनी कोड की? ये रहा इनकम, ये रहा टैक्स, ये रहा डिपार्टमेंट। आई से यहां पे सेबी की पावर है कंपनीज एक्ट में इश्यू ऑफ व्हाट? सिक्योरिटीज। अरे दिमाग लगाओ, सिक्योरिटीज इश्यू कौन करता है? कंपनी। तो जब आप इश्यू कर रहे हो, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, प्राइमरी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? सेबी करता है। थ्रू व्हाट? सेबी एक्ट एंड रेगुलेशन। क्लियर है? इसलिए हमारे कोर्स में कौन सी रेगुलेशन है? एलओडीआर, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस, राइट। टी से आप सिक्योरिटीज क्या करोगे? खरीदना बेचना। तो खरीदना बेचना है तो वो तो हम वैसे ही जानते हैं कि सेबी की पावर है थ्रू व्हाट? सकरा एक्ट। नंबर 3, अगर कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, क्योंकि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 127 में बड़ा क्लियरली लिखा है डिविडेंड डिक्लेयर करने के कितने दिन में देना होता है? 30 दिन में देना होता है। कितने दिन में? 30 डेज में देना होता है कंपनीज एक्ट, वरना बोलता है पेनल्टी लगेगी। लेकिन हमने क्लियरली प्रियम्बल में ऑब्जेक्ट में पढ़ा सेबी के, और सेबी का मेन रोल ही क्या है? प्रोटेक्ट करना है। किसको? इन्वेस्टर को। इसलिए इन्वेस्टर को उसका डिविडेंड मिलना ही चाहिए। और एक दिमाग सिंपल लगा लीजिए, सेबी तभी आता है अगर आप कौन सी कंपनी है? या तो लिस्टेड है या इंटेंडिंग टू गेट लिस्टेड है। और लिस्टेड कंपनी क्या होता है? इसका डेफिनेशन आप पढ़ते हैं 2 क्लॉज 52। किसका? स्वाभाविक है कंपनीज एक्ट का। तो मैं बता दूं बहुत ही शॉर्ट में, नो डाउट फाइनल में प्रॉपर डेफिनेशन करनी पड़ती है, लेकिन फिलहाल मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। व्हाट डू मीन बाय लिस्टेड कंपनी? सिर्फ पब्लिक कंपनी। आई रिपीट, लिस्टेड कंपनी सिर्फ कौन सी होगी? पब्लिक कंपनी, जिसके क्या है? सिर्फ इक्विटी शेयर लिस्टेड है। मतलब अगर प्रेफरेंस शेयर लिस्टेड है, डेट लिस्टेड है, डिबेंचर वगैरह, तो लिस्टेड नहीं मानेंगे। नंबर 3, कहां लिस्टेड होनी चाहिए? इंडिया में। अगर हिंदुस्तान के बाहर है लिस्टिंग तो नहीं मानेंगे आपको लिस्टेड। 3 कंडीशन पकड़ लो, ये कभी ना भूलो। व्हाट इज लिस्टेड कंपनी? पब्लिक कंपनी प्लस इक्विटी शेयर्स प्लस लिस्टेड इन इंडिया, राइट। क्योंकि लिस्टेड कंपनी में तो ये भी लिखा है प्राइवेट कंपनी भी लिस्टेड है, लेकिन उसके आगे प्रोविजन है कि हम उसे लिस्टेड मानेंगे नहीं, क्योंकि इवन प्राइवेट कंपनी को अपनी डेट सिक्योरिटीज क्या करवानी पड़ती है? लिस्टिंग। शेयर तो नहीं वो लिस्ट करवा सकते हैं, डेट सिक्योरिटीज लिस्ट करवानी पड़ती है। क्या लिस्टिंग मानेंगे उन्हें? नॉट एट ऑल। तो यहां पे आकर के हमारा ये वाला क्वेश्चन या लेक्चर कह लीजिए समाप्त होता है, लेकिन एक बार इकट्ठा कर लीजिए। हमने प्रश्न क्या पढ़ा साहब? हमने सेबी की पावर पढ़ी है, जो हम सेक्शन 11 सब सेक्शन 2 में देख के आए थे, लेकिन अंडर व्हाट? सकरा एंड कंपनीज एक्ट। सकरा में सेक्शन 6 पढ़ा, उसको बड़ा सिंपल लेके चलिए। सेबी की पावर क्या है? स्टॉक एक्सचेंज के खिलाफ है। आप अपनी पीरियोडिकल रिटर्न दो। क्या होगा उसके अंदर? आपके अफेयर से रिलेटेड सारी डिटेल होगी। उससे रिलेटेड ये क्या मांग सकते हैं? इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं। उससे रिलेटेड क्या कर सकते हैं? इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके लिए क्या अपॉइंट होंगे? इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट होंगे। कहने का मतलब आपसे आपकी बुक्स वगैरह मांगी जा रही है, इसलिए ध्यान दीजिए आपको कितने साल तक प्रिजर्व करनी है एज ए स्टॉक एक्सचेंज? 5 बरस। मतलब मोटे मोटे आप पॉइंट पिक कर लीजिए भैया। यहां रिटर्न की भी बात है,
इंस्पेक्शन की बात है, इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन है, इंक्वायरी ऑफिसर्स है, राइट। और मेन कहानी क्या थी, 5 साल कि पेपर में जो आ सकता है वो हिस्सा मैं मिस ना करूं। सेक्शन नंबर 9 में जब हम जाते हैं तो यहां बड़ा सिंपल 9 और 10 को इकट्ठा लेके चलना चाहिए। 9 में क्या था, अरे भाई साहब दरअसल पावर है स्टॉक एक्सचेंज के बायलॉज बनाने की, लेकिन किससे पहले पूछोगे आप, सेबी से। बायलॉज है आपके इंटरनल, कैसे बिजनेस करना है, क्लियरिंग हाउस, सेटलमेंट, पेमेंट, डिलीवरी, कब दुकान खोलोगे, मतलब स्टॉक एक्सचेंज कब ओपन होएगी, किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने, डिफॉल्ट पे क्या फाइन पेनल्टी वगैरह लगेंगी। और दूसरी चीज उसमें सिंपल था कि जब भी आप ये बायलॉज बनाओगे पब्लिक कमेंट्स के लिए आप छापोगे ऑफिशियल गैजेट भारत सरकार के एंड उस राज्य के जहां स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे भी डाला जाएगा, लेकिन इस पब्लिकेशन से सरकार के द्वारा एग्जाम्पशन दी जा सकती है। और 10 में क्या था कि अगर आपने बदलने हैं तो वो स्ट्रेट वे सेबी की पावर है, आपकी रिक्वेस्ट पे आप मतलब स्टॉक एक्सचेंज की गवर्निंग बॉडी या सीओ मोटो। लेकिन दरअसल 10 में क्या है, साथ में मेक वर्ड भी लिखा है, मतलब उसका मतलब यही होगा कि अगर स्टॉक एक्सचेंज नहीं बनाएगा तो आप बनाएंगे। वैसे भी तो 9 में किससे पूछ के बनाने थे, आपसे, राइट। 17 में आता है कि जितने भी डीलर्स हैं उनको क्या करवानी पड़ेगी, लाइसेंसिंग। नहीं करवाएंगे तो ये खतरनाक काम हो जाएगा। जैसे वही पीजी में बच्चे रहते हैं तो क्या करवानी पड़ती है पीजी वालों को, लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, कोई भी टेररिस्ट आके रह लेगा। तो इसलिए हमने सेक्शन 13 में साथ में रेड विद किया कि 13 यही कहता है कि मेंबर के बिना ट्रांजैक्शन आप करेंगे तो वो क्या होगी, इलीगल होगी। 17 में क्या था, अगर 2HIE का क्या है, पब्लिक इश्यू एंड लिस्टिंग की बात है, जिसमें क्या था, डेट सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस। वो डेट सिक्योरिटाइजेशन क्या है वो आप समझ गए, क्योंकि मैंने सरफाइसी एक्ट में पहला जो वर्ड है वो है सा का मतलब होता है सिक्योरिटाइजेशन। क्योंकि एक तरह से एनपीए का क्या कर दिया गया, सिक्योरिटाइजेशन कर दिया गया। कैसे कर दिया गया, अरे भैया उसी को बेच बूझ के आपने क्या किया, एक सिक्योरिटी इशू कर दी ना। एआरसी ने पैसा किससे रेज किया, क्यूबी से। देन 29A के अंदर उसके अंदर देखिए सच कुछ था ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर से भी एंड आरबीआई को डेलीगेट कर सकती है। और कंपनीज एक्ट में सिंपल एक है सेक्शन 24, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आई से रिलेटेड इशू, टी से रिलेटेड ट्रांसफर, डी से रिलेटेड नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड प्रोवाइडेड यू आर अ लिस्टेड कंपनी और इंटेंडिंग टू गेट लिस्टेड। थैंक यू।